डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं, पुस्तक का नाम है हमारा पर्यावरण और पाठ 5 जल। अब जल के बारे में आप सोचते होंगे कि जल है क्या। जल आप डेली यूज़ में आप प्रयोग करते हैं, नहाने में, पीने में, इसके खाना बनाने में, सफाई करने में। तो जल ही जीवन है। जल के बिना हमारा जीवन बिल्कुल भी नहीं है। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा, रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव बनाकर खुश होते हैं और दोपहर के समय गड्ढे में जमा जो जल है वो कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है। यह सब होता है सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है, जहाँ से ये वर्षा, हिम, सहिम, वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, सागरों और वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी जो है थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों में कई सैकड़ों वर्षों पूर्व भी उपस्थित था, वह आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा या राजस्थान या कहीं भी और देश के खेतों में सिंचाई के रूप में कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। एलवण जल वो होता है जिसमें नमक की बिल्कुल नहीं होता है। तो जल के मुख्य स्रोत हैं नदी, ताल, सोते और हिमनद। महासागरों एवं समुद्रों का जो जल है वो लवणीय होता है। लवणीय में उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। जल का वितरण। आप सभी जानते होंगे कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, फिर भी अनेक देशों में क्या है कि जल की कमी है। इसका क्या कारण है? क्या पृथ्वी पर मौजूद जल जो सभी उपलब्ध है, क्या वे सभी पीने योग्य है? नहीं। तो जो महासागरों का जल है वो 97.3% है, लेकिन वो क्या है कि ज़्यादा नमक की मात्रा होने के कारण उसको हम यूज़ में नहीं ला सकते हैं। ऐसी बर्फ़ छत्रक 0.2 है और भूमिगत जल है 0.68 और झीलों का एलवण जल जो है 0.009। तो इस तरह से आप ये इसको देखेंगे कि जल तो बहुत है, लेकिन जो पीने योग्य या उपयोग करने योग्य जल है उसकी मात्रा बहुत कम है। महासागरीय परिचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने पर कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू में नम मिट्टी, गीली मिट्टी, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध और लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। इसमें हमेशा लहरें उठती रहती हैं और यह कभी शांत नहीं होता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा या धाराएं। तरंगे। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह परिदृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है, इन्हें तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो जाता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप 15 से 20 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठती हैं और जिसे सुनामी कहा जाता है। और अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक तेज चलती थी और 2004 में के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ और सुनामी के बाद अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट जो है भारत का वो डूब गया था। ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना व गिरना, ये क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। दिन में 2 बार जरूर होता है ये। और जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल और तट के किसी हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतर स्तर पे दोबारा आ जाता है और तट से नीचे चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा
के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते रहते हैं। और जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है और जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है और ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा भी कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, ये जो नौकाएं चलती हैं इसमें, और बड़े बड़े जहाज भी चलते हैं और ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के किनारे आ जाती हैं और इसके परिणाम स्वरूप मछुआरे को बिना किसी कठिनाई के मछलियां पकड़ के ले जाते हैं। और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए यानी कि बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। अब महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं और महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों तथा उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय तथा निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। और लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है और जिस स्थान पर गर्म व शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा मछलियों का होना ज़्यादा माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके उदाहरण हैं। जहाँ गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है और इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, यानी कि बड़े बड़े जो समुद्री जहाज हैं उस समय यहाँ पे यात्रा नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।